पाकिस्तान में रहकर हम वो सब कुछ नहीं कर सकते जो इंडिया में ऑन ग्राउंड ऑन स्टेज ये काम हो सकता है। तो बड़ी एक्साइटमेंट है। इस चीज को आप किस नजर से देखते हैं और आप मोमिन मलिक साहब के बारे में क्या बात करेंगे? देखिए, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं रियली एंजॉय कर रहा हूँ। मैं अगर हिंदुस्तान में होता तो डेफिनेटली बड़ा मजा आता, लेकिन मोमिन मलिक साहब हैं, वो डिट्टो कॉपी हैं रोशन अली अजीम की। वो वहां पे बैठ के मैं बड़ा मोमिन मलिक साहब को एंजॉय कर रहा हूँ। नाक में दम करके रख दिया मोमिन मलिक साहब ने। सही आपने बात देखा जब से मोमिन मलिक साहब आए हैं तो बीजेपी का जो नेता था राजवर्धन परमार साहब, वो भाग गया, छोड़ गया साथ सीमा हैदर का, छोड़ गया साथ इस एपी सिंह का। उसके बाद आपने एक रिपोर्टर होता था कोई, A to Z चैनल कोई था, उसका है। कोई रिपोर्टर होता था, वो भी भाग बिल्कुल। गया। उसके बाद बिल्कुल। आपने देखा कि एपी सिंह साहब भी अभी गुम हो गया, क्योंकि एपी सिंह साहब के जो झूठ थे, हिंदुस्तानी लोगों को जो उसने चूना लगाया, वो चूना जो है वो कच्चे समेत जाहिर हो गया। तो हम मैं तो रियली इंजॉय कर रहा हूँ। मोमिन मलिक साहब की स्टेटमेंट्स को बड़ा पोलाइटली इतनी बेइज्जती कर जाते हैं एपी सिंह की, सही बात वो है। इतनी प्यार से इतनी मिठास से बेइज्जती कर जाते हैं। तो हम तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। मजीद इस खेल में जो है और मजा आने वाला है इंशाल्लाह। यहाँ पे आपको याद होगा जब हम इस केस को लेकर चल रहे थे और हम इंडिया में जैसे बंदे की एक जरूरत थी, एक लॉयर की जरूरत थी, तो बहुत सारे लोग हमारे सामने आ गए थे। बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े दावे आकर किए थे कि आप हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें, हम ये काम कर ले कर सकते हैं, ये मामला कर सकते हैं। आपको याद होगा कुछ खवातीन तो अलम का झंडा अलम अलम उठा कर आ गई थी कि गुलाम हैदर के बच्चे को तो जो है वो हम इंसाफ दिलाएंगे। और बहुत सारी चीजें आपके सामने हुई हैं, हम सब जानते हैं उस प्रोसेस में। मैं समझता हूँ उस वक्त जिस तरह से आपने गुलाम हैदर साहब को मना किया कि किसी को हमने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देनी, वो आपका बहुत बड़ा कदम था। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता था, क्योंकि जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है और कोई आपको कह भी रहा है कि मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूं, तो इंसान के दिल में बात आती है। तो क्या ऐसा मामला था कि आपको लगता था कि ये मुझे नहीं करना? आपको क्या ऐसा दिखा उन लोगों में कि आपने वो नहीं किया, जो कि बड़ा बेहतर था? बाद में वही लोगों ने पार्टियां भी बदली, वही लोग जो हैं वो जो गुलाम हैदर के लिए खड़े हुए थे वो किसी और जगह पे जाके खड़े हो गए, अपने चैनल्स बना लिए, मामला और तरह से हमारे सामने आए जब हमने उनको पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी। तो आपने वो क्या क्या ऐसा आपके माइंड में था, क्योंकि यू आर द वन जो आपने कह दिया था कि ये काम नहीं हो सकता? देखिए, आपने ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया है। ये किसी यूट्यूबर ने आज तक ये क्वेश्चन मुझसे नहीं किया, शायद एक दो ने किया भी हो। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने बड़ा एम्फेसाइज किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी दें। फिर यूट्यूब पर जितने भी दोस्त हमारे थे, उन्होंने भी ये कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाए। मैंने कहा नहीं। उसकी वजह फैसल ये थी कि हम जो प्रोफेशनल वकील होते हैं, हम नफ्सियात के बड़े माहिर हो जाते हैं। होते सही बात। नहीं है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम माहिर हो जाते हैं। सारा दिन हम क्रिमिनल्स को बाय फेस देखते हैं। फिर हम जो मासूम लोग होते हैं जिनके साथ क्राइम होता है, हम उनको भी देखते हैं। फिर जजेस को देखते हैं, फिर वकला को देखते हैं। हमारी सोशल जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद जो सही साइकोलॉजी है बात। वो मेरा सब्जेक्ट भी है, मैं पढ़ाता रहा हूँ। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता रहा हूँ। मुझे हम्म। इसका बड़ा एक्सपीरियंस है लोगों की पहचान का। जो हमारे साथ क्लाइंट सामने आते हैं, हम उसको उसका फेस रीड कर लेते हैं कि इसने क्राइम किया है या इसने क्राइम नहीं किया है। जो सिविल लिटिगेशन के लोग आते हैं, तो हमें पता लग जाता है उसका फेस पढ़ के कि ये इसने किसी और की जमीन पर कब्जा किया है या खुद ये मजलूम है। और हम जब केस सही बात। प्रोसीड करते हैं तो सबसे पहले हम जज का चेहरा देखते हैं, जज का हम फेस देखते हैं। फिर हमें ये पता लगता है कि इसको किस तरीके से डील किया जाए। फ्रंट फुट हम्म। पे जज के साथ खेला जाए या बैक फुट पे चल के जज के साथ हमें अपने क्लाइंट को फायदा दिलाया जाए। जो सामने हम्म। हमारा जो वकील होता है, उसको भी हम देखते हैं कि ये किस किस्म का ये केस कर सकता है, या ज्यादा ये थोड़ा हार्श होगा या थोड़ा इनोसेंट टाइप ये केस लगेगा। हमें ये हमारा प्रोफेशन में हमें अंदाजा हो जाता है, हमें ये पता लग जाता है। इसी वाले से सही। जितने भी ये जो लोग आ रहे थे, हमें मुझे उसका पता लग रहा था, उसका फेस देख के, उसकी बातें करते हुए। उनकी बातों में ऐसा झूठ छुपा होता था जो मुझे पता लग जाता था। और हम्म। जाहिरी तौर उनकी आंखें, उसकी आंखें जो होती थी, वो उनके होंठों का साथ नहीं देती थी। जो उनकी सही जुबान बात। होती थी, उनके दिमाग का, दिल का साथ नहीं देती थी। आम लोगों को तो ये पता नहीं लगता था, लेकिन मुझे पता लग रहा होता था, लेकिन मैं फिर भी चुप रहता था, क्योंकि मुझे पता है किसी की डिग्निटी, किसी की हम्म। इज्जत और नफ्स का ख्याल रखा जाए, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार बंदा हूँ। फिर भी मैंने किसी का जिक्र नहीं किया, किसी की बात नहीं की, फिर भी मैंने सिर्फ मना किया कि हम नहीं दे सकते हैं। सही इस बात। हवाले से मुझे ये अंदाजा हुआ था। और जब हमारे सामने ये मोमिन मलिक साहब आए, हमारी बातें हमने की, तो हमने
ओके किया, परफेक्ट हमें मोमिन मलिक साहब लगे और आप देख रहे हैं कि मोमिन मलिक वही केस लड़ रहा है जो फैसल लड़ रहा है गुलाम हैदर के लिए, जो रोशन अली अजीम लड़ रहा है, वही केस जो है वो मोमिन मलिक साहब लड़ रहा है। हमें प्राउड है मोमिन मलिक साहब पर। बिल्कुल सही। तो सर वो क्या ऐसा मुकाम था कि जिस पर आपको लगा कि अब गुलाम हैदर साहब को पाकिस्तान में होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब इस केस को हम प्रोसीड कर रहे थे, जो पहली जो कंप्लेंट थी, पुलिस कंप्लेंट थी, जो कैंटोनमेंट थाना मलीर में जो लॉन्च हुआ था, वो गुलाम हैदर के वालिद साहब अमीर हैदर जान साहब ने फाइल वो की थी। उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्स को प्रोसीड करते हुए हमने अंडर सेक्शन 155 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमने एक और कंप्लेंट रजिस्टर की। उसके बाद जो लीगल प्रोसेस था, वो हमने गुलाम हैदर साहब के वालिद साहब को लेके, क्योंकि प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इशू इनिशिएट किए थे, तो हम उसको लेके चल रहे थे। उसके बाद जो एफआईए थी, तो फिर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है, फिर फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसके बाद लोकल पुलिस है और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें गुलाम हैदर साहब के वालिद साहब भी मेरे साथ थे, क्योंकि इनिशिएट उन्होंने लीगल प्रोसेस किया हुआ था। गुलाम हैदर की जरूरत उस वक्त नहीं थी, क्योंकि आपको भी पता है कि वो एक मजदूर शख्स है, वहां पे मजदूरी कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि गुलाम हैदर की अब पाकिस्तान में जरूरत नहीं है, वो बिला वजह पाकिस्तान में आए, वो दर दर की जो ठोकरें वो बर्दाश्त करे। और हालात भी गुलाम हैदर के लिए कोई इतने साजगार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है, सिंध में किसी की बीवी चली जाए तो सोसाइटी में काफ़ी बातें उसको जवाबात देने पड़ते हैं। तो मैं ये इसी में था कि मैं गुलाम हैदर की जब ज़रूरत होगी तो ही मैं उसको बुलाऊंगा। तो मैंने ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी हुई थी गुलाम हैदर को, जब तक आपकी ज़रूरत नहीं है तब तक आप भले सऊदी अरेबिया में बैठे। बिल्कुल जब सही। तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुई, जब हमने ये महसूस किया कि अब हमें फॉरेन मिनिस्ट्री में फिजिकली जाना पड़ेगा, इंडियन हाई कमीशन फिजिकली जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर फिजिकली जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल। यहाँ पर अगर जरूरत पेश आई गुलाम हैदर की, तो मैंने गुलाम हैदर को कहा कि अब आपको पाकिस्तान आना है। तो गुलाम हैदर ने बीइंग ओबीडियंट वो उसने फ्लाइट पकड़ी और पाकिस्तान आया, और उसके बाद हम इस्लामाबाद गए और आप तमाम लोगों के सामने सर आप अंसार बर्नी साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई 101 और 2 बार आप मिलके मुलाकात की, सारे आपके सामने वो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया में एक वकील की ज़रूरत थी और इंडिया में इन्फ्लुएंस के लिए हमें कोई ऐसा ही आदमी चाहिए था कि जो इंडिया में मैटर करता हो, उसके ताल्लुकात हो वहाँ पर। अंसार बर्नी साहब से आपकी जो मुलाकात हुई, उसका थोड़ा-सा हमारे साथ ज़िक्र कीजिएगा प्लीज़। देखिए, अंसार बर्नी साहब है, वो एक पाकिस्तान का प्राउड है, बल्कि बिल्कुल। पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का प्राउड है। आपने देखा होगा कि कहीं भी दुनिया में मसला होता है तो सबसे पहले अंसार बर्नी साहब आवाज़ बुलंद करते हैं। इस हवाले से हमारे पास एक वैलिड जो साउंड होना बड़ा ज़रूरी था। जैसे कॉमन ये ऑब्जेक्ट है हमारा, जैसे आपका, फैसल का, रोशन का, गुलाम हैदर का, शाहिद का, जितने भी हम इस केस को जुड़ते हैं, हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट है गुलाम हैदर के बच्चे वापस ले जाना। बिल्कुल इस सही। हवाले से हमारे पास एक बड़ा ऑप्शन था अंसार बर्नी साहब का। फिर हमारी टीम जितनी भी है, जिस टीम में आप भी शामिल हैं फैसल, तो हम सब ने ये फैसला किया कि गुलाम अंसार बर्नी साहब से रब्ता किया जाए, क्योंकि अंसार बर्नी साहब यूनाइटेड नेशन में भी वो एक एक्टिव मेंबर रहे हैं इंसानी हुकूक के। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के इंसानी हुकूक के वो मिनिस्टर रहे हैं, जिसको मंत्री कहते हैं हिंदी में, वो मंत्री भी रहे हैं। उनके ब्यूरोक्रेसी में अंसार बर्नी साहब के और पाकिस्तान की सरकार में, गवर्नमेंट में, एस्टेब्लिशमेंट में बड़े रवाबित हैं, वास्ते हैं, ताल्लुकात हैं। और चलो। इंटरनेशनली अंसार बर्नी साहब के बड़े ताल्लुकात थे। तो हमारा जो मौक़िफ़ था, हमारा जो काम था, अंसार बर्नी साहब के आने से वो बड़ा मजबूत होना था। इसलिए हम सब ने ये डिसाइड किया कि अंसार बर्नी के बर्नी साहब के पास जाया जाए। हम उसके पास गए, उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें की और हमने फिर मोमिन मलिक साहब हमसे जुड़े और हमारी टीम जो है जुड़ती गई। और शुरू से ही हमने ये एपी सिंह साहब को भी कहा हुआ था कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, प्लान ए, बी, सी, ये सारे प्लान हैं। तो ये बिल्कुल हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। मोमिन मलिक साहब अभी इस केस को बड़ा अच्छी तरीके से डील कर रहे हैं, क्योंकि सही। हिंदुस्तान में होना बड़ा लाजमी था। जैसे कि हम पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के कवानीन तक तो अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट फाइल तक हम अप्रोच नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। एक ऐसी चीज जो है वो सामने आई मोमिन मलिक साहब के आने से, वो मैं खुद मुझे पता नहीं था, वो खुद मुझे पता नहीं था। और उस चीज से सीमा हैदर पर एक और भी केस दाखिल हो सकता है। वो चीज ये थी कि सीमा का ये मौक़िफ़ था कि हमने पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल में शादी की, उसके बाद हमने हिंदुस्तान में आए। अब मोमिन मलिक साहब के आने से ये पता चला कोर्ट फाइल से कि ये पशुपतिनाथ में मंदिर की कहानी तो कोर्ट फाइल में तो है ही नहीं। बिल्कुल सही कोर्ट बात। फाइल में तो गुलाम हैदर की बीवी है।
बिल्कुल सही। नेतरपाल सिंह वो एफिडेविट दे रहा है कि गुलाम हैदर की बीवी है, सचिन मीना भी कह रहा है ये सिर्फ एक पाकिस्तानी है, मैंने सिर्फ इसकी हेल्प की है। अब यहाँ पर जो इंडियन पिनल कोड है उसका जो लॉ है वो अप्लाई होगा। हम्म। इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 494 है वो ये कहता है, अगर कोई शादीशुदा मर्द चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अपना पति रखते हुए, अपना हस्बैंड रखते हुए या बीवी रखते हुए कोई दूसरी शादी करता है या कंसील करता है शादी, उस पर इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 494 जो है वो अप्लाई होगा। एफआईआर रजिस्टर्ड होगी अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत और केस चलेगा। अगर ये सच बात साबित होती है तो उनको 7 साल सजा होगी। हम्म। लड़की को भी 7 साल सजा होगी, उसके शोहर को भी 7 साल सजा होगी, उसको निकाह पढ़ने वाले मौलवी साहब और फेरे दिलाने वाले पंडित पंडित साहब और उसकी गवाह को भी 7 साल सजा होगी। ये केस हमें पता नहीं था, ये मोमिन मलिक साहब के आने के बाद पता चला जब उन्होंने कोर्ट फाइल देखा। बिल्कुल इसलिए हिंदुस्तान में एक बंदा हमें बड़ा जरूरी था कि वो कोर्ट फाइल देखे, कोर्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करे। तो मोमिन मलिक साहब हमारे सर, पास है, हमारे यहाँ हाथ और यहाँ बन पे गए। या मेरी मोमिन मलिक साहब से जब भी बात हुई तो मेरा ये क्वेश्चन रहा कि एक इलीगल एक ट्रेसपासर आकर इंडिया में अपने नाम से पैसा कमा रही है, इलीगल ट्रेसपासर है, वो आकर ना सिर्फ काम कर रही है, वो कंटेंट क्रिएट कर रही है, वो डांस कर रही है और उस पर उसको पैसा मिल रहा है। तो इस चीज को आप किस एंगल से देखते हैं? इस हवाले से देखें, सीमा को जो है वो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिटेड है किसी सेल फोन पे बात करने के लिए पाकिस्तानियों से। सीमा हम्म। को ये भी इजाजत नहीं है कि वो घर से बाहर निकले। सीमा को ये ठीक। भी इजाजत नहीं है कि वो किसी फॉरेनर से भी बात करे। लेकिन एट हम्म। द सेम टाइम ये सारी चीजें जो सीमा को है ये अवेलेबल हैं थ्रू द सोशल हम्म। साइट। सीमा के पास हम्म। एक सेल फोन है। सीमा डेफिनेटली वो उसको लोकेट किया जाएगा, उसकी लोकेशन और कॉल ट्रेसिंग वगैरह, सीडीआर, जियो फेंसिंग तो उसकी होगी। लेकिन सोशल साइट से वो ट्रैक नहीं होती है। जैसे कि यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर टिकटॉक चलाती है सीमा, फेसबुक चलाती है, उसके मैसेंजर भी होते हैं। तो हम्म। डेफिनेटली सीमा जो है जो मौकूफ था शुरू में कि सीमा हो सकता है किसी की जासूस हो। हम नहीं कहते कि हमारे मुल्क की जासूस हो सकता है, वो नेपाल की जासूस हो सकता है वो बांग्लादेश की जासूस हो सकता है वो यूएई ने शारजा गई हो वहां की कोई जासूस हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि जो मैसेंजर वो यूज करती है, इस्तेमाल करती है, उससे उन लोगों से वो रवाबित रहें, रास्ते में रहें। हम्म। तो ये बड़ा हम्म। खतरनाक है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के लिए, हिंदुस्तान के होम डिपार्टमेंट के लिए, हिंदुस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए कि सीमा जो है ये सोशल साइट्स यूज कर रही हैं। हो सकता है इन सोशल साइट्स के थ्रू जो है वो किसी से रास्ते में रहें। और हम्म। दूसरी बात ये कि सीमा ये मैं शुरू से कहता रहा कि यूज इस्तेमाल नहीं कर सकती है सोशल साइट में, शुरू से मैं ये कहता रहा। अभी तो मोमिन मलिक साहब ने तो इंटीरियर उनका जो लॉ है फॉरेन एक्ट वो भी बता दिया, उसका सेक्शन 10 है वो क्लियर कहता है कि आप जो है ना फोटो निकाल सकते हैं, ना आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना आप कोई जो ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो आप किसी मुल्क को ये दावत दें या कोई इशारा हो या कोई कोड वर्ड हो, नहीं कर सकते। लेकिन सीमा आप देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जी। 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 जी, आवाज आ रही है अब आपकी। एनफोर्समेंट एजेंसीज जी। हैं न ही वो रोकते हैं। तो इस हवाले से ये हम्म। बड़ी तशवीश का बायस है कि हम्म। हिंदुस्तान के जो इदारे हैं वो कम्प्लीटली इस हवाले से फेल रहे हैं। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हम्म। फेल रहे हैं। अब देखिए ना, सर, जब आपकी आवाज कम है, थोड़ा थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा भी। अब ठीक है आवाज़ मेरी? अब बेहतर है। जी। जी। तो हिंदुस्तान के इदारे फेल रहे हैं इस हवाले से। हम्म। देखिए, जब से एफआईआर कटी है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी, तो कानून में, हिंदुस्तान के खुद के कानून में ये लिखा गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया में कि जब से एफआईआर कटेगी तो 14 डेज के अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। लेकिन सीमा के केस हम्म। में ऐसा नहीं हुआ है। हम्म। 14 दिन 14 डेज के बजाय 7 महीने गुजर चुके हैं। अब तक वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। अब तक जो है जो मजिस्ट्रेट कंसर्न है उसने कॉग्निजेंस नहीं लिया है। और अब तक जो हम्म। है ये जो मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं है, ये पहले मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा अंडर सेक्शन 190 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट ये सेंट अप करेगा, ये सेंड करेगा किसको? एडी यो सेशन जज को भेजेगा। फिर ठीक। सेशन जज जो है अंडर सेक्शन 193 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया इस पर कॉग्निजेंस लेगा। उसके बाद फिर चार्ज फ्रेम होगी। जब चार्ज फ्रेम होगी उसके बाद ट्रायल चलेगा। ये जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ ये इंडिया का,
इससे एक भी प्रोसीजर अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ है, तब तक नहीं होगा जब तक जो है 173 क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड ऑफ इंडिया जो है वो रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सबमिट नहीं करेगा मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट जब तक 190 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया जो है कॉग्निजेंस नहीं लेता। तो ये सारे हिंदुस्तान के जो इदारे हैं उनकी जो है वो उनका काला चिट्ठा जो है वो खोल दिया है। मुझे लगता है कि ये इसमें एक पॉलिटिकल, मैं किसी पार्टी का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि ये इंटीरियर मामला है, हिंदुस्तान का दाखिली मामला है, हमारा उस पर बात करना नहीं बनता है, मैं एक जिम्मेदार बंदा हूँ, लेकिन मुझे लगता है इससे पीछे कोई पॉलिटिकल गेम है। आगे इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक सही, है, वहाँ पे बिल्कुल मीना सही। कम्युनिटी के बहुत सारे जो वोट हैं ग्रेटर नोएडा के आसपास, तो ये पॉलिटिकल हुँ, गेम है, पॉलिटिकली इनको जो है रोका गया है कि आप जो है ना जमा कराएं, और ट्रायल हुँ। कंप्लीट हो जाएगा, ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा, दैट्स व्हाई ये रीज़न यही है। सर लास्ट में अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं तो हमें खुशी होगी, प्लीज़। देखिए, मेरा लास्टली पैगाम वही होगा जो हमेशा लास्टली पैगाम देता हूँ। मेरा पैगाम जो है मोहब्बत का है, मेरा पैगाम प्यार का है, मेरा पैगाम अमन का है। मेरा पैगाम ये है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, मेरा पैगाम ये है कि बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, जो बड़े हैं आपसे, आपके मोहल्ले में हों, आपके साथ काम करते हों, आपके आसपास हों, उनका अदब किया करें। जो आपके जो छोटे हैं आपसे, उनका उनका उन पर आप शफ़क़त का हाथ रखा करें। अपने कानून की जो आप पासदारी किया करें, कोई भी आप ऐसा गलत काम ना करें जिसको किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे, या कोई कानूनन जुर्म हो या अखलाकी जुर्म हो, या हमारे जो हुँ। कस्टमरी जो लॉ हैं उसको वो मुतासिर हों। मेरा पैगाम यही है कि एक दूसरे का ख्याल रखें, प्यार अमन का पैगाम है।